हे गाइस, अगेन मेरे प्यारे सभी व्यूअर्स का वेलकम है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की सैटरडे स्पेशल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज की क्लास आपको मालूम है स्पेशल क्यों होती है। हर सैटरडे को इस क्लास को हम करते हैं जिसमें एक आर्टिकल को लेकर के उसके हर सेंटेंस के हर वर्ड को हम उसकी जगह बताते हैं, ताकि हमें पता लगे लॉजिक के साथ वो सेंटेंस वैसे ही क्यों लिखा गया, उसकी स्ट्रक्चर वैसे क्यों थी, उस सेंटेंस में हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, साथ में जो ग्रामर रूल उसमें यूज़ हुए हैं वही ग्रामर रूल उसमें क्यों यूज़ हुए हैं। इन शॉर्ट, अगर आप मैथ्स के शौकीन हैं तो उस शौक को आप जो है इंग्लिश पे भी आजमा सकते हैं। मैथ्स वाला लॉजिक इंग्लिश में लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू करें क्लास को। गेम चेंजर हो सकती है आपके लिए अगर आप फोकस के साथ देखते हैं। आज का आर्टिकल हमने उठाया है द वायर नाम के न्यूज़पेपर से। अच्छा न्यूज़पेपर है ये। इसमें क्या बताया इसने इस आर्टिकल में कि किसानों को अब हम जो है ना, आप और हम किसानों का जो कच्चा माल खरीदते हैं ना, फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, अब हम किसानों के सबसे बड़े ग्राहक नहीं रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में किसानों का सबसे बड़ा प्रॉफिट आएगा बर्गर बनाने वाली, पैकेज फूड बनाने वाली कंपनियों से। तो हम नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में किसान निर्भर होगा पैकेज फूड पे, इन कंपनियों पे जो कि किसानों से जो बहुत सारा ढेर सारा जो है ना पैसा दे करके बहुत सारा इनका फसल ले लेते हैं। शुरू करते हैं। इसका टाइटल पैराग्राफ देख लें। इट्स टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन kept pace with India's changing food preferences। पहले क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटेंस को नॉर्मल अंदाज में पढ़ना है, जैसे पढ़ा करते हैं सब, है ना। फिर पढ़ेंगे एक्सपर्ट अंदाज में, आपको पता लगे इस सेंटेंस का मीनिंग वही क्यों है ना। चल कह रहे इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है। ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको करवाऊंगा। इट इज़ टाइम, इसका मतलब होता है वक्त आ गया है ना। कह रहे वक्त आ गया है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, खेती से जो उत्पाद होता है, जो भी पैदावार होती है, वो कीप करे पेस को। ये लगी हुई है V2। इट्स टाइम के साथ में V2 हमेशा लगता है। ये भी स्ट्रक्चर मैं आपको करवा दूंगा अभी, है ना। कह रहा वक्त आ गया है कि खेती की जो पैदावार है वो कीप करे पेस को, वो कंधे से कंधा मिला करके चले। पेस करना मतलब, पेस मतलब रफ्तार, कीप मतलब बनाए रखना। तो वो रफ्तार बनाए रखे, बराबर होके चले, कंधे से कंधा मिला के चले। और किसके साथ, विद लगा के बता रहा है, इंडिया की बदलती हुई फूड प्रेफरेंसेस के साथ। इंडिया की बदलती हुई फूड को लेकर के जो हमारी प्रेफरेंसेस है ना, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, चॉइसेस हैं। तो कह रहा है इंडिया जो है अब पैकेज्ड फूड, डब्बा फूड खाना जो ज़्यादा पसंद करता है। तो किसान की प्रोडक्शन भी डब्बा बंद जो फूड है उसके हिसाब से ही अपनी रफ्तार को भी बदल दे। समझ गए सेंटेंस को। इस सेंटेंस को SBT से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। इट्स टाइम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगर आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद है, आपके लाइक से इस सीरीज़ को रीच मिलती है। सिर्फ 2000 लाइक्स का मैं टारगेट देता हूँ आपको। देखते हैं कभी ना कभी तो पूरा होगा, है ना। 1500 पे आके रुक जाता है। देखो, इट अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है इट इज़ या इट हैज़, ठीक है। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या है, इज़ या हैज़। लेकिन इट्स टाइम में इसका मतलब होता है इट इज़, ना कि इट हैज़। समझ गए। तो इट्स टाइम को हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में इट इज़ टाइम। अब इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, अब वक्त आ गया है। इट्स टाइम मतलब अब वक्त आ गया है। अच्छा, स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, इसके बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा। अब आप पूछोगे ये क्या होता है। ये वही होता है जो आपने सेकंड कंडीशनल में मेरे साथ सीखा। सेकंड कंडीशनल में इफ़ के बाद में आप लगाते हो V2 और बाद में रिजल्ट में लगाते हो वुड के बाद में बेयर इन्फिनेटिव या V1। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं तुम्हें दे दूं। तो इफ़ प्लस में V2 वाला है ना, यहाँ भी वही किस्सा आपको चलाना है। सब्जेक्ट प्लस में V2 लगा करके इट्स टाइम को पूरा करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर इट्स टाइम के बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं आ रहा, लेट्स से, तो इट इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल एरर। ये इंप्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे रखेंगे। एग्जाम में अगर आपको इट्स टाइम वाला सेंटेंस मिले और उसके बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड ना मिले और सेंटेंस में कोई और एरर पड़ी हो, है ना, कोई और ही एरर पड़ी हो अजीब सी, आपको उस एरर को मार्क करना है, इसको एरर नहीं बनाना है। इसको आप कब बनेंगे एरर, जब कोई एरर और नहीं पड़ी, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इट्स टाइम के बाद में आपको यहाँ पे V2 ट्रिगर करवाने के लिए बोलेगा, इंप्रूव करने के लिए बोलेगा वो। मतलब पहले वाला सेंटेंस गलत नहीं है, आप उसको इंप्रूव करो। अब देखो, उसको मैं ट्रिगर करके दिखाता हूँ। इट्स टाइम या इट इज़ टाइम, इट्स टाइम या इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है दैट वी लीव फॉर होम नाउ,
कि हम घर के लिए अब निकलें। समझ गए ना, अपने कहीं बैठे हैं, देर हो गई, रात को 10 बज गए, मैंने बोला वक्त आ गया चलो घर चलें, ठीक है ना, वी लीव फॉर होम नाउ। अब ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इसको इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर को देखा और पास्ट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, वी लीव की जगह लीव काटूंगा और लिख दूंगा लेफ्ट। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर होम नाउ। अब इसका मतलब ये नहीं है पास्ट की बात हो रही है, ये V2 जरूर है, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में बात कर रहे हैं हम। सब्जेक्टिव मूड का मतलब यही होता है आपका डर, आपकी इच्छा, आपकी कामना, आपकी जो विशेष। तो आपकी कामना है, आपकी इच्छा है कि अब घर के लिए निकला जाए, इट्स टाइम। उसी तरह से मैं यहां भी बोल सकता हूं इट इज टाइम या इट्स टाइम दैट द वर्ल्ड, यहां पे एल लगा लेना, द वर्ल्ड स्टॉप्स फाइटिंग। वक्त आ गया कि दुनिया झगड़ा करना बंद करे। अब यहां पे स्टॉप्स गलत नहीं है, लेकिन इंप्रूव करने के लिए मैं यहां लिखूंगा स्टॉप्ड, ठीक है ना, स्टॉप्ड फाइटिंग। तो इसको बोलते हैं इट इज टाइम वाली स्ट्रक्चर। एक और चीज का ध्यान दें, ये दैट का हमेशा लगा होना जरूरी नहीं है। दैट एज अ कंजंक्शन, दैट एज अ कंजंक्शन इज ऑफन ओमिटेड। याद रखते हैं इस रूल को हम। दैट को कंजंक्शन के तौर पे अक्सर ओमिट किया जाता है। इट इज टाइम दैट वी लीव फॉर होम नाउ, ये भी ठीक है। और अगर आप दैट को निकाल दें, दैट वी लेफ्ट फॉर होम नाउ, बिना लिखे इसके, है ना, बिना दैट के, तो ये सेंटेंस भी सही है। अब आप हो गए तैयार। इस पूरे जो आर्टिकल को अपने पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को SBT से। सारे नाउन्स ग्रीन में, सारी वर्ब्स रेड में, कंजंक्शन येलो में, एडवर्ब पिंक में, एडजेक्टिव ब्लू में। अलग से मैंने कलर सबको दे दिया है। 3 रूल आपको याद रखने पढ़ने से पहले। सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट जितने मिलेंगे उनकी वर्ब ढूंढनी है, पहला नंबर रूल। दूसरा नंबर रूल क्या है? सब्जेक्ट जो बनेगा वो होगा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। तीसरा नंबर रूल क्या है? कोई प्रेपोजिशन मिली तो उसको एक ऑब्जेक्ट देना होगा जो कि नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट ही होगा। तो सब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट होगा। जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स होंगी। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनेगा वही ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही काम करने का जो है बनते हैं। शुरू करें। देखो, इट इज टाइम, इट आपका प्रोनाउन, इज आपकी वर्ब, ठीक है। ये प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई। इसलिए मैंने इसमें दोनों ही कलर दे दिए। इट को ग्रीन बना दिया और एस को मैंने रेड बना दिया। सब्जेक्ट और वर्ब इस सेंटेंस के आपको यहीं पे मिल गए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। अब देखो, वर्ब है इज, लिंकिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। अगर ये अकेले आ जाएं और इनके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ग्रामर सीरीज पार्ट नंबर 0 में ये मैंने आपको समझा दिया था ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इट इज के बाद में टाइम नाम का जो नाउन आ रहा है वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, यहां पे इट्स टाइम के बाद में दैट नाम की कंजंक्शन ओमिट होती है। अभी मैंने आपको सिखाया ना, रख सकते हो या ना रखो, पर दैट की भूमिका यहां पे अदा करेगा वो, दैट ना होकर के भी। अब यहां पे दैट नाम की कंजंक्शन जो कि हमने छोड़ रखी है, उसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 हमें ढूंढना है। सब कंजंक्शन का काम यही होता है ना। कंजंक्शन आएगी, पिछले सब्जेक्ट वर्ब को मिला करके अगले सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने का काम करेगी, दो सब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइंट करेगी। तो इस कंजंक्शन के बाद देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नाम का एक नाउन पड़ा है, जहां पे एग्रीकल्चरल एक एडजेक्टिव है और प्रोडक्शन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये नाउन कहलाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। समझ गए मेरी बात को? एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव, प्रोडक्शन एक नाउन, दैट कंजंक्शन के बाद आया है, वो दैट कंजंक्शन जो कि इनविजिबल है। तो प्रोडक्शन बन गया सब्जेक्ट नंबर 2 और केप्ट बन गई इसकी वर्ब नंबर 2, ठीक है। ये V2 में ही पड़ी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि हमें पता है इट्स टाइम के बाद में V2 ट्रिगर होती है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। अच्छा, केप्ट व्हाट, केप्ट व्हाट वर्ब से जो नाउन व्हाट का रिप्लाई करे या वर्ब से जो नाउन हुम का रिप्लाई करे, वो नाउन कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो केप्ट व्हाट का रिप्लाई कर रहा है पेस, क्या रखा जाए? पेस को रखा जाए, तो पेस बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। विद प्रेपोजिशन है, रूल क्या कहता है? प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या जीरेंड आएगा। तो इस विद का ऑब्जेक्ट जो है ना, वो है फूड प्रेफरेंसेस नाम का कंपाउंड नाउन। देखो, प्रेफरेंसेस के पीछे ऐसा आ रहा है, मतलब ये नाउन है, इसको प्लूरल बनाया। फूड भी एक नाउन है, खाना भी एक नाउन है ना। दो नाउन जब एक साथ मिल जाएं, क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन, बशर्ते उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फूड प्रेफरेंसेस मतलब खाने के विकल्प, खाने की चॉइस, है ना, अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है। तो ये विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे सर ये दोनों क्या है? तो ये दोनों एडजेक्टिव है मेरे भाई, चेंजिंग, बदलती हुई फूड प्रेफरेंसेस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और किसकी? इंडिया की बदलती हुई फूड प्रेफरेंसेस। ये भी एक एडजेक्टिव और ये भी एक एडजेक्टिव, दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं फूड प्रेफरेंसेस नाम के नाउन को।
समझ गए? तो आप देख रहे हो हर वर्ड को हमने अपनी जगह पे सही जमा करके रखा है। हल्का फुल्का भी इधर उधर करूंगा ना, सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 इट्स है। इस लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टाइम। इसके बाद दैट नंबर की कंजंक्शन ओमिटेड है। सब्जेक्ट नंबर 2 बना प्रोडक्शन, वर्ब नंबर 2 बनी केप्ट। इस प्रोडक्शन को इस एग्रीकल्चर नाम के एडजेक्टिव ने किया मॉडिफाई। केप्ट वट का रिप्लाई किया पेस ने, वर्ब के बाद आ रहा है, ये बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया कंपाउंड नाउन फूड प्रेफरेंसेस। फूड प्रेफरेंसेस दो तरह के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, पहला है चेंजिंग, दूसरा है इंडियाज। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनके बीच में कोमा आता है, लेकिन इस केस में कोमा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, चेंजिंग। फूड प्रेफरेंसेस कैसी? बदलती हुई। तो ये एडजेक्टिव तो इसके लिए आया, पर ये वाला एडजेक्टिव फूड प्रेफरेंसेस के लिए नहीं आया, ये पूरे नाउन फ्रेज के लिए आया। समझ गए? एक चेन बनी हुई है। इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है चेंजिंग नाम का एडजेक्टिव, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है फूड प्रेफरेंसेस को। और जब ये चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस पूरा एक नाउन फ्रेज बना जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है, इस पूरे नाउन फ्रेज को या नाउन को ही ये इंडियाज नाम का एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एक है ना श्रृंखला बनी हुई है, एक श्रेणी बनी हुई है, एक सीरीज बनी हुई है, इस वजह से बीच में कोमा नहीं आया। अगर कोमा लगा दूं तो मतलब ये है इंडियाज फूड प्रेफरेंसेस और चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस को हमने जोड़ रखा है ना। दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तब लगेगा बीच में कोमा। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अगर इस सेंटेंस में से आप थोड़ा सा भी वर्ड हिला दोगे ना, एक भी वर्ड, कैसे वो सेंटेंस बिखर जाता है। पहले इस सेंटेंस को अपने बनाएंगे, है ना। मैनी अ टाइम ड्यू टू अ लार्ज सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट प्राइसेस क्रैश लीविंग द फार्मर्स आउट इन द कोल्ड। करे कई दफ़ा, मैनी अ टाइम, कई दफ़ा, ठीक है ना, कई बार क्या हुआ है? कह रहे ड्यू टू, कारण से, बहुत ही बड़ी सप्लाई के, और किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, खेती की, फसल की, है ना। कह रहे कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत बड़ी सप्लाई के कारण मार्केट में प्राइसेस जो है वो क्रैश कर जाते हैं। बहुत सारी भिंडी उग गई, अब भिंडी 5 रुपये किलो में धक्के खा रही है ना। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, ये काम कैसे होता है? लीव करते हुए फार्मर्स को, ये प्राइसेस जब क्रैश करते हैं ना, ये लीव करते हैं फार्मर्स को कहाँ पे? आउट इन द कोल्ड। आउट इन द कोल्ड। इसको अगर समझना हो तो ऐसा समझें, जनवरी के दिनों में आपको बिना कंबल वंबल, बिना रजाई, बिना स्वेटर पहनाए रात को घर से बाहर बिठा दिया जाए तो आप कैसे होगे? बहुत परेशान होगे, है ना। कहीं के नहीं रहोगे आप, ऐसा समझो। रात पूरी काटनी होगी ना, वो पूछ की रात पढ़ लेना प्रेमचंद की, तो कहीं के नहीं रहोगे आप। आउट इन द कोल्ड का मतलब ये होता है बाहर हो ठंड के अंदर, है ना, पूरी रात जो है आप ठंड में बिता रहे हो। तो आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी के भरोसे ना होना, एकदम परेशान होना, एकदम जो है आपको कोई अपने हाल पे छोड़ दे। तो बस ऐसा ही होता है, प्राइसेस गिरते हैं और फार्मर को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। बड़ा परेशान रहता है किसान, कैसे भिंडी 5 रुपये में बेचूं। अब इस सेंटेंस को पढ़ना है एसबीडी से। किससे पढ़ना है? एसबीडी से। आ जाओ। सारे नाउन प्रोनाउन सारा आपको मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया है। आप अलग अलग कलर्स को देखोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कैसे बना हुआ पूरा सेंटेंस, है ना। मैनी अ टाइम, मैनी अ एक होता है डिटरमाइनर। अब ये डिटरमाइनर क्या होता है? आपने एडजेक्टिव सुना है ना, डिटरमाइनर इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इन दोनों में डिफरेंस होता है पर बहुत हल्का सा, माइन्यूट सा। वो कभी डिफरेंस मैं डिटरमाइनर की क्लास में आपको करवाऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखें डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक ही बात समझो। तो मैनी अ को मैंने इसलिए एडजेक्टिव वाला कलर दे दिया है ना। मैनी अ एक एडजेक्टिव, इसके बाद में लिखा हुआ टाइम, मैनी अ टाइम, इसका मतलब है कई बार। मैनी अ और मैनी के बीच में क्या डिफरेंस है ये अगली स्लाइड में आएगा, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लो इसको। करेक्ट, कई बार। तो मैनी अ एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है इस टाइम नाम के जो है अ नाउन को। अब देखो ड्यू टू नाम की एक प्रेपोजिशन रखी है। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे? सप्लाई नाम का नाउन। सप्लाई कैसी है? लार्ज, बहुत बड़ी। तो ये एडजेक्टिव इस सप्लाई को मॉडिफाई कर रहा है। अब मेरे को बात बताओ, कहीं पे एक भी नाउन ऐसा नहीं मिला हमें जो सब्जेक्ट बन पाए। ये मैनी अ टाइम है ना, ये मैनी अ टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप बोलते हो ना मैं रोज मंदिर जाता हूँ, कब जाता है? रोज जाता हूँ। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैनी अ टाइम, है ना। फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स बताते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता टाइम यहाँ पे। मैनी अ टाइम अपने आप में एक एडवर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत कर रही है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा टाइम। ड्यू टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सप्लाई, ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑफ प्रेपोजिशन है,
इसका ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस, और कैसी प्रोड्यूस, खेती से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब आपको सब्जेक्ट मिला अपना मार्केट प्राइसेस। समझो मेरी बात को, यहां पे सब्जेक्ट मार्केट प्राइसेस क्यों है, क्योंकि मैनी अ टाइम एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सप्लाई, सप्लाई ऑब्जेक्ट होने की वजह से सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट होने की वजह से सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, मार्केट प्राइसेस किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है, प्राइसेस भी एक कॉमन नाउन, मार्केट भी एक कॉमन नाउन, ठीक है ना। मार्केट प्राइसेस कंपाउंड नाउन। अब देखो मार्केट प्राइसेस के लिए सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए थी एक वर्ब, बिल्कुल बाद में इसके रखिए। सब्जेक्ट की वर्ब है क्रैश। ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, पीछे एस नहीं आ रहा, ईएस नहीं आ रहा, मतलब ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अब देखो यहाँ पे लिविंग क्या आया, वर्ब के एनजी फॉर्म। वर्ब के एनजी फॉर्म तीन ही काम करती है, या तो बनेगी मेन वर्ब, या बनेगी पार्टिसिपल, या बनेगी जीरेंट। मेन वर्ब बनने के लिए वर्ब के एनजी से पहले इज, एम, आर, वाज, वर, अगर नहीं है तो ये मेन वर्ब नहीं बन सकती। पता है ना आपको ये बात। लिविंग यहाँ पे मेन वर्ब इसलिए नहीं है, क्रैश इसलिए मेन वर्ब है क्योंकि लिविंग से पहले इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आ रहा। मेन वर्ब कभी भी वर्ब के एनजी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर के बिना नहीं आती, तो ये मेन वर्ब नहीं है, क्रैश आपकी मेन वर्ब है। अच्छा, ये जीरेंट भी नहीं है। जीरेंट तब बनती है जब किसी का सब्जेक्ट बने या किसी का ऑब्जेक्ट बने, ना तो सब्जेक्ट बनने का स्कोप है ना ऑब्जेक्ट बनने का स्कोप है। तो बच्चा क्या, ये पार्टिसिपल बना। पार्टिसिपल कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम जब एक साथ हो रहे हो। मार्केट क्राइसिस जब क्रैश करते हैं, मार्केट प्राइसेस जब गिर जाते हैं, तब वो लीव भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं। समझ गए मेरी बात को, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अच्छा, किसको छोड़ देते हैं, पार्टिसिपल से जो व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, फार्मर्स को छोड़ देते हैं, इसका रिप्लाई कर रहा है फार्मर्स, है ना, किसको भाई, फार्मर्स को। और कहाँ पे, आउट इन द कोल्ड, ये बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पे छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, ठंड में, है ना, एकदम जो है परेशानी में छोड़ देते हैं। आउट इन द कोल्ड मतलब परेशानी में, अपने हाल पे परेशानी में। तो आउट इन द कोल्ड बन गई एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसे बना आपका ये सेंटेंस। एक बार रिपीट कर देता हूं, मैनी अ टाइम एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या एडवर्ब ऑफ टाइम मान लें। प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सप्लाई, ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस। लार्ज सप्लाई को मॉडिफाई कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मॉडिफाई कर रहा है ना। मार्केट प्राइसेस आपका सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है। ये इसकी वर्ब है क्रैश, ये है PPSA। मार्केट प्राइसेस जब क्रैश करते हैं तब दूसरी तरफ क्या काम कर रहे होते हैं, वो दूसरी तरफ लीव कर रहे होते हैं किसानों को। और किनको, किसानों को। तो किसानों इस लिविंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। और कहाँ पे कर रहे होते हैं, जो वेयर का रिप्लाई करे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आउट इन द कोल्ड। अब ध्यान दें, आउट इन द कोल्ड को एडवर्ब ऑफ प्लेस के फ्रेज को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो कोल्ड एक नाउन है, कोल्ड एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इसके बाद में नाउन पड़ा तब ये एडजेक्टिव होगा। जब ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया ना, तो कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्ड मतलब ठंड का वक्त, है ना। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कोल्ड, आउट होगी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये फ्रेज को भी आप तोड़ सकते हो। ये फ्रेज बना है इन प्रेपोजिशन, कोल्ड नाउन और आउट नाम की एडवर्ब ऑफ प्लेस से, है ना। वैसे ही इस फ्रीक्वेंसी वाले फ्रेज को भी आप तोड़ सकते हो। मैंने ये बना एक एडजेक्टिव और इसके बाद में आया नाउन। तो कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो ये पूरा फ्रेज है सर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अच्छा, ये कैसे बना है, ये ब्रेक करके मैं बता सकता हूं, ऐसे ऐसे करके बना है। बढ़े आगे, अब देखते हैं मैनी कैसे बना है ना। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये। देखो आप इस सेंटेंस को देखो पहले, मैनी वाले सेंटेंस को। मैनी एक्टर्स हैव रूइंड देयर लाइव्स फॉर ड्रग्स। बहुत सारे एक्टर्स ने रूइन कर दिया। रूइन करने का मतलब है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। बहुत सारे एक्टर्स ने बर्बाद कर दिया अपनी जिंदगियों को ड्रग्स के लिए, है ना। अब देखो आप ध्यान से, मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि बहुत सारे, मैनी का मतलब है बहुत सारे, बहुत सारे। तो बहुत सारे होंगे तो एक्टर्स होंगे, एक्टर तो नहीं होगा। तो मैनी के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। और एक्टर्स की वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो एक्टर्स हैव रूइंड, है ना, वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन मैनी से मिलता जुलता एक और एडजेक्टिव है मैनी अ। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों का मतलब है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे एक एक करके। समझ गए ना। आप बोलते हो ना आज हर लड़के ने होमवर्क कर लिया है, और मैं बोलूं आज सभी लड़कों ने होमवर्क कर लिया है। हर लड़के ने किया, सभी लड़के ने किया, एक ही बात है। लेकिन हर लड़के का मतलब है एक एक लड़के ने किया है ना। मैं एक एक का नाम बता सकता हूं आपको। सभी का मतलब है ये बैठे हैं तुम्हारे सामने, सारे करके आए हैं, नाम पूछ लो, मुझे नहीं पता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप ईच और ऑल को यूज करते हो ना, वही डिफरेंस होता है मैनी और मैनी अ में,
है ना। ईच और ऑल भी एक ही बात को बताते हैं, मैनी और मैनी भी एक ही बात को बताते हैं। लेकिन मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी का मतलब है बहुत सारे तो ठीक है, लेकिन एक एक की बात कर रहे हैं हम, उसको इम्फसाइज करके। अब इसकी खासियत क्या है, सब कुछ इसका मीनिंग वैसा ही रहेगा, लेकिन इस अ के कारण चक्कर पड़ जाएगा। ए सिंगुलर होता है तो अपने बाद में हमेशा लेगा सिंगुलर नाउन, और ए के बाद में सिंगुलर नाउन आया है तो उसकी वर्ब भी आएगी सिंगुलर वर्ब। तो मैनी अ, इसी सेंटेंस को लिखने का तरीका है मैनी एन कर देना, मैनी एन एक्टर, अब हैज़ नहीं, हैव नहीं, हैज़ रूइंड देयर नहीं हिज लाइफ फॉर ड्रग्स। बहुत सारे एक्टर्स ने, या बहुत एक्टर ही लिखूंगा मैं, एक्टर्स नहीं आएगा, मैनी अ एक्टर ने रूइन किया है अपनी लाइफ को ड्रग्स के लिए। समझ गए। तो ऐसे चलता है मैनी अ, सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, लेकिन एक एक करके बात करेगा सबकी। सिंगुलर नाउन लेगा अपने बाद में, सिंगुलर वर्ब लेगा। याद करने की निशानी है, इसके बाद में अ लगा हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को बताता है। चलो एक चीज़ का ध्यान दें, ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सारे एसबीटी मेथड जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ सेंटेंस को ब्रेक करके, ये सब्जेक्ट है वर्ब है, ये सबका सब आप बेसिक से सीख सकते हो एसएससी और बैंक्स के लिए। फुल प्रूफ मेथड है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो एसएससी में 50 में से ला करके दिखाओ 45 से कम, ला करके दिखाओ 48 से कम। बैंक्स में से 30 नंबर का पेपर होता है, 35 नंबर का, आप ला करके दिखाओ 28 से कम, 27 से कम। तो ये मेथड अपने आप में फुल प्रूफ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ग्रामर सीरीज़ को फॉलो करें जो चैनल के होम पेज पर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल के होम पेज पे जाना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। 30 वीडियोज़ इसमें आ चुकी हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, 32 वीडियोज़ हैं। शुरू से लास्ट तक आप करेंगे ना, तो इसी फॉर्मूला से, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पूरी ग्रामर को हम जो है शुरू से लास्ट तक सीखते हैं। इसी के नीचे आपको मिलेंगी प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस एसएससी बैंक्स के लिए, तो मैं उनको आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ कैसे आपको एसएससी बैंक्स के पेपर को अप्रोच करना है। तो इस वीक की वीडियोज़ आ चुकी हैं, बैंक की भी और एसएससी की भी, जाकर के देखें सभी मेंबर्स। और जो लोग मेंबर्स बनना चाहते हैं, इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, जॉइन बटन पे प्रेस करें और अपना कंट्रीब्यूशन देके इन वीडियोस को चलाएं। अब आ जाते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस कर लेते हैं, लंबा सेंटेंस है, इसमें मज़ा आएगा आपको। लो बार्गेनिंग पावर, लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इन द डेजिग्नेटेड APMC मंडीज और नियर बाय मेक इट चैलेंजिंग फॉर द फार्मर्स टू रिसीव अ फेयर रिटर्न फॉर देयर प्रोड्यूस। कह रहे लो बार्गेनिंग पावर, बार्गेन मतलब मोलभाव करना, पावर मतलब ताकत। किसान मंडी में जाता है, 5 रुपये की भिंडी उसकी बिक्री होती है, तो वो उससे क्या बोलता है, मैं 5 में नहीं दूंगा, तो 5.5 में सौदा तय कर जाता है। बस इतनी ही पावर है किसान के पास, 5 के कभी 15 या 10 नहीं करवा पाएगा। कह रहा है ये जो लो बार्गेनिंग पावर है ना किसान के पास, मोल भाव ना कर पाने की जो ताकत बहुत कम है इसके पास। कह रहा है दूसरी चीज़ जो लैक ऑफ है, जो कमी है, किसकी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की और इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की। देखो लैक ऑफ मतलब कमी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रखने की जगह, कई गोदाम वोदाम हो वहाँ पे अपना माल रख पाएँ, और कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पे माल आपका 4-6 महीने बिना खराब हुए पड़ा रहे। कह रहे इन दोनों चीज़ों की कमी। और कहाँ पे, डेजिग्नेटेड APMC मंडीज़ में। APMC मंडी क्या होती है, जहाँ पे मंडी आपने सुना होगा ना, APMC अगर पंजाब हरियाणा राजस्थान साइड के हो तो मंडी आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। मंडी होती है जहाँ पे किसान जाकर के सरकार को या किसी को भी अपने माल को बेचता है। तो डेजिग्नेटेड जो घोषित APMC मंडियाँ हैं, उनमें ये फैसिलिटियाँ कम होने की वजह से, या फिर उसके आसपास, है ना, मंडी में ना हो तो उसके आसपास हो, वहाँ भी कम होने की वजह से। तो कह रहे ये तीनों चीज़ें, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, एंड के बाद तीसरी चीज़ ये, कह रहे ये तीनों चीज़ें बना देती है इस चीज़ को बड़ा ही चुनौती भरा, मेक्स इट चैलेंजिंग। और किसके लिए, फार्मर के लिए। अच्छा क्या, कि वो रिसीव करे, वो पाए एक सही रिटर्न को, सही मुनाफे को, या सही पैसे को, फॉर देयर प्रोड्यूस, अपनी प्रोड्यूस के लिए, अपनी फसल के लिए। तो ये तीनों चीज़ों के कारण किसान को सही दाम अपनी फसल के नहीं मिलते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग काम है फॉर द फार्मर्स। समझ गए। अब इसको पढ़ना है अपने को एसबीटी से, लंबा सेंटेंस है, देखते जाओ कैसे हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे फॉर्मूला के साथ, ठीक है। लो मतलब कम, एक एडजेक्टिव होता है। बार्गेनिंग पावर, देखो बार्गेनिंग को आप नाउन भी बोल सकते हो और एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। बार्गेनिंग पावर अपने आप में कंपाउंड नाउन भी है ना, 2 नाउन एक साथ मिले हुए हैं। और बार्गेनिंग को एडजेक्टिव मान लोगे तो पावर को मॉडिफाई कर देगा, तो यहाँ पे पावर नाउन बन जाएगा, लो आपका एक एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे मर्जी मान लो आप। बार्गेनिंग मतलब बार्गेन करने वाली, इसको नाउन मान लो जीरेंट, इसको भी नाउन मान लो, या इसको एडजेक्टिव मान लो, इसको मॉडिफाई करवा दो इस नाउन को। तो देखो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, इस पावर को मॉडिफाई कर रहा है। बार्गेनिंग कर रहा है, पावर को मॉडिफाई।
लो कर रहा है बार्गेनिंग पावर को मॉडिफाई, है ना। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसे बना सब्जेक्ट? सेंटेंस का वो पहला नाउन जो किसी प्रेपोजिशन या किसी वर्ब से ना जुड़ा हो तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो पावर हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को वर्ब ढूंढनी है अपने को, है ना। चलो कॉमा लगाओ। लैक, लैक भी अपने आप में एक नाउन है। ध्यान दो, एक सब्जेक्ट आपने ढूंढा, एक नाउन को बनाया, उसके कॉमा में एक और नाउन आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट एक नहीं है, सब्जेक्ट दो है। मेरी बात समझे? ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कॉमा से। लैक के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन पड़ी है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कंपाउंड नाउन। समझ लो क्या हो रहा है? अभी तक 2 सब्जेक्ट मिल गए हमें जो कि कॉमा से जुड़े हुए हैं, कॉमन ही अपनी वर्ब लेंगे, एक ही वर्ब लेंगे। अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, कंपाउंड नाउन, स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। अब देखो एंड लगा, एंड के बाद में आपको 2 एडजेक्टिव मिले, इनएडिक्वेट और कोल्ड। फिर मिला एक स्टोरेज फैसिलिटी नाम का कंपाउंड नाउन। देख रहे हो, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है नाउन, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है नाउन, और ये सब्जेक्ट नंबर 3 है नाउन। ये तीनों नाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहले दूसरे कॉमा से और लास्ट वाला एंड से। ये स्टोरेज फैसिलिटी 2 एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे लो बार्गेनिंग हो रहा था, कोल्ड नाम की जो एडजेक्टिव है स्टोरेज फैसिलिटी को कर रही है, और इनएडिक्वेट इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को पूरे को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 3 सब्जेक्ट मिल गए हैं, S1, S2, S3, है ना, लेकिन उनकी वर्ब अभी भी ढूंढना बाकी है। अब आगे बढ़ो। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है APMC मंडीज। अगेन APMC मंडी एक कंपाउंड नाउन है, 2 नाउन एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का एग्जिस्टेंस भी है, अस्तित्व भी है। डेजिग्नेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अचानक से आई हुई V3 क्या काम करेगी? एडजेक्टिव काम करेगी APMC के लिए। कौन सी मंडियां? जिनको घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। अच्छा, और नियर बाई, एक काम करना, और नियर बाई को अभी के लिए साइड में छोड़ दो, मैं इसको लास्ट में बताता हूं ये एडवर्ब क्यों है और ये और से क्यों जुड़ी है, ठीक है ना। ऐसा समझ लो ये सेंटेंस में भी है ही नहीं, लास्ट में बताऊंगा क्यों है और क्यों और से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट नंबर 1 मिला, सब्जेक्ट नंबर 2 मिला, सब्जेक्ट नंबर 3 मिला। तीनों की वर्ब हमें ढूंढनी थी, एक ही वर्ब होगी क्योंकि कॉमा एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब है इनकी मेक। अब बना कुछ सेंस बना दिमाग में? 3 सब्जेक्ट हैं, प्लूरल नाउन हो गया आपका, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल है, बिना इसके आ रही है, मेक आपकी वर्ब होगी। अब देखो, मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है इट नाम का प्रोनाउन। किसको मेक करते हैं? इसको मेक करते हैं। जो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, जो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो इट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो चैलेंजिंग, ध्यान दें, 3 वर्ब्स हैं अपने पास, बहुत सारी वर्ब्स है पर 3 आप बार बार देखोगे। पहली है मेक, दूसरा है फाइंड और तीसरा है कंसीडर। इन तीनों के बाद में मेक, फाइंड और कंसीडर, इनके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो इनका, जैसे यहाँ पे रखा है मेक के बाद में इट, फाइंड के बाद में रखा हो, कंसीडर के बाद में रखा हो, और उसके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव रखा हो, अक्सर वो ऑब्जेक्ट और नाउन और एडजेक्टिव एक ही चीज़ होते हैं। इसने इसको क्या बनाया? चैलेंजिंग बनाया। ये और चैलेंजिंग एक ही बात है। वी कंसीडर हर आवर बेस्ट फ्रेंड, तो हर और आवर बेस्ट फ्रेंड एक ही बात है ना। वी फाउंड देम स्लीपिंग, हमने उनको सोते हुए पाया, वी फाउंड देम स्लीपिंग, तो देम और स्लीपिंग एक ही चीज़ है, वही सो रहे हैं। समझो, ये तीनों वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो और ऑब्जेक्ट के बाद में कोई नाउन एडजेक्टिव रखा हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की क्लास लूंगा मैं लास्ट में, है ना, ग्रामर सीरीज के लास्ट में। तो ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ मैं आपको क्या, चैलेंजिंग एक एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मेक, फाइंड और कंसीडर, 3 वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। बढ़े आगे, अब 4 प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फार्मर्स, ठीक है। आगे देखो, 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? नकारा वर्ब। ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब, पर कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। ये सब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, नाउन का काम करवा लो, ये एडजेक्टिव बन जाएगी, एडवर्ब का बन जाएगी, सब काम इससे आप करवा लो। आप इससे पानी मंगवा लो, पानी भी ला देगी। बस ये जो काम है ना मेन वर्ब बनने का, बस वो ही नहीं कर पाती, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ नकारा वर्ब या इन्फिनेटिव। इसीलिए कोई आपसे पूछे मेक मेन वर्ब तूने बना दी, रिसीव को क्यों नहीं मेन वर्ब बनाया, तो आप क्या बोलोगे? अरे नकारा है तो टू लगा करके बैठिए, इसका काम जो है मेन वर्ब बनने का नहीं है। अच्छा, बनी क्या हुई है? एडजेक्टिव के बाजू में आई है तो नाउन के बाजू में आई है तो एडजेक्टिव का काम कर रही है। समझ गए ना, इन्फिनेटिव क्लास में हमने सीखा है, नाउन की बाजू में इन्फिनेटिव आए तो क्या कहलाता है?
एक एडजेक्टिव काम करता है। अच्छा, रिसीव किसको करना है? एक रिटर्न को करना है। जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट अपना ले लेते हैं जो व्हाट या हुम से रिप्लाई कर रहा हो। तो रिसीव किसको किया? एक रिटर्न को किया। वर्ड या हुम से रिप्लाई कर रही है, ये रिटर्न नाम का नाउन, फेयर एक एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस, देयर नाम का एडजेक्टिव इस प्रोड्यूस को मॉडिफाई कर रहा है। बन गया सब पूरा का पूरा सेंटेंस। रिपीट कर दूं एक बार। 3 सब्जेक्ट हैं, पहला है पावर, दूसरा है लैक, तीसरा है स्टोरेज फैसिलिटी। पावर मॉडिफाई हो रहा है बार्गेनिंग से, और बार्गेनिंग पावर पूरा मॉडिफाई हो रहा है लॉ से। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कंपाउंड नाउन, एंड कंजंक्शन के बाद तीसरा सब्जेक्ट था स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसमें भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को मॉडिफाई कर रहा है और इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। इन तीनों को हमने वर्ब दी मेक, बीच में इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया एपीएमसी मंडी, और ये और को मैंने अलग से साइड में रखवाया है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट था इट नाम का प्रोनाउन, वर्ब के बिल्कुल बाद में आए, व्हाट का या हुम का रिप्लाई करे, किसको बनाती है? इसको बनाती है। हुम या व्हाट का रिप्लाई किया तो बन गया ये ऑब्जेक्ट। मेक, कंसीडर और फाइंड, तीनों वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रखा हो और उसके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव रखा हो, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, वर्ब के एनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल है, इट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फार्मर्स। टू रिसीव यहाँ पे इन्फिनेटिव है, फार्मर्स के बाजू में आया है तो ये बनेगा एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब ये बन नहीं सकता इस टू की वजह से। इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया रिटर्न, रिटर्न को मॉडिफाई किया फेयर ने, सिंगुलर है नाउन, देखो ए भी लग रहा है रिटर्न के आगे। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस, पजेसिव एडजेक्टिव देयर इस प्रोड्यूस को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे आपका ये सेंटेंस पूरा का पूरा बना है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली जो चीज़ थी, और नियर बाय। ये क्या है? नियर बाय का मतलब है आजू बाजू, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और प्रेपोजिशन से या और कंजंक्शन बोलूँ, कंजंक्शन से एडवर्ब ऑफ प्लेस जुड़ी हुई है, तो दूसरी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ है? देखो एंड है, ईदर है, और है, नीदर है, नोर है, ये सब क्या करती हैं? चीज़ों को जोड़ती हैं, लेकिन चीज़ें एक जैसी होंगी, समझ गए ना। और अगर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को जोड़ रही है तो इससे पहले भी तो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी, मेरे को तो दिख नहीं रही कहीं पे। एक ही मैंने लिखी हुई है पिंक कलर में, नियर बाई, पता कहाँ है वो? इन द डेजिग्नेटेड मंडीज। ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। कहाँ पे? स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ पे भाई? कहाँ पे रिप्लाई कर रहा है ना? इन द डेजिग्नेटेड एएमसी मंडीज। ये जो मैंने पूरा ब्रेक करके आपको बताया ना, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फ्रेज ऑफ प्लेस, यही अपने आप में एक एडवर्ब था। एडवर्ब नंबर 1 ये है, और के बाद में एडवर्ब नंबर 2 ये है। तो स्टोरेज फैसिलिटी या तो मंडियों में या फिर आसपास, समझ गए ना। तो एक्चुअल में ये भी एक एडवर्ब है जिसको ब्रेक कर दिया हमने, इसको पिंक कलर आप दे सकते हैं पूरी को, और के बाद इस दूसरी एडवर्ब से इसको हमने जोड़ रखा है। चलो एक सेंटेंस और करेंगे, उसके बाद में आज का लास्ट सेंटेंस है वो आप ब्रेक करेंगे। कितने सेंटेंस एक बार मैं चेक कर लूँ? 3 सेंटेंस हमारे पास है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं करवा देता हूँ और 2 आप कर लेना, है ना। चलो, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड इफेक्टिवली वैक्सीनेटिंग पीपल सक्सीड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बाउंस बैक। कह रहा ऐसी आशा है अगर सरकार का जो इनिशिएटिव है, सरकार की जो पहला कदम है, इनिशिएटिव मतलब पहल, ठीक, और किसमें? कंट्रोल करने में स्प्रेड को कोविड-19 के। अच्छा, और क्या करने में? इफेक्टिवली वैक्सीनेट करने में पीपल को। कह रहा है ऐसा एक्सपेक्टेड है अगर ये सरकार का इनिशिएटिव सक्सीड कर गया, सरकार का इनिशिएटिव अपने आप में सही बैठ गया, है ना, कामयाब हुआ, अगर ऐसा हुआ तो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बाउंस बैक करेगी, उछल करके फिर से आएगी। अब इसको पढ़ना है हमें एसपीटी मेथड से। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें जीरेंड बहुत सारे आए हैं, ध्यान से देखना। इट एक प्रोनाउन है, बन गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए थी, इज बन गई आपकी वर्ब। इट हमेशा अपने साथ में इज लेगा, किसी भी केस में अपने साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। चलो, इट इज़ व्हाट, इट इज़ व्हाट, इज लिंकिंग वर्ब के बाद में एक्सपेक्टेड नाम का वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया, समझ गए ना। सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है, एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव काम कर रही है। अब देखो उसके बाद में 2 कंजंक्शन, दैट और इफ। देखो 2 सेंटेंस को मिलाने के लिए, 2 क्लोज को मिलाने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए। क्लोज नंबर 1 प्लस में क्लोज नंबर 2, बीच में एक कंजंक्शन आ जाएगी। अच्छा, अगर अपने पास 3 क्लोज हो तो अपने को चाहिए 2 कंजंक्शन,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे दो दो कंजंक्शन एक साथ आई हैं, मतलब हमारे पास 3 क्लोज हैं इस सेंटेंस में, 3 सब्जेक्ट हैं और 3 वर्ब्स हैं। अब वो आगे देखेंगे कहाँ पे हैं वो। सब्जेक्ट नंबर 1 और वर्ब नंबर 1 हमें मिल चुकी है। तो देखो दैट और इफ़ दो कंजंक्शन है, कंजंक्शन 1 कंजंक्शन 2। अब आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। देखो कंजंक्शन आई है दो सब्जेक्ट आएंगे इसके बाद। तो पहला सब्जेक्ट आ गया इनिशिएटिव नाम का, इसको मैंने सब्जेक्ट मान लिया। इसकी वर्ब मैं अभी ढूंढूंगा, आगे देखते हैं। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रोलिंग नाम का वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या कहलाएगी भाई? जीरेंट। समझ गए मेरी बात को? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक जीरेंट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर दे जीरेंट कहलाती है। अच्छा, कंट्रोलिंग के बाद में स्प्रेड नाम का एक जो है ना नाउन पड़ा है। कंट्रोल किसको करना भाई? वर्ड का रिप्लाई कौन कर रहा है कंट्रोल से? स्प्रेड नाम का नाउन। जीरेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव वर्ब नहीं बन सकते, यहाँ पे जीरेंट बना हुआ है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अगर इनको ज़रूरत हो। तो कंट्रोलिंग के बाद में स्प्रेड नाम का ऑब्जेक्ट इसने ले लिया। सब स्प्रेड जो है एक नाउन है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कोविड-19। अब देखो एंड के बाद में वैक्सीनेटिंग नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये मेन वर्ब तो है नहीं, जैसे कंट्रोलिंग था, इसके आगे इज़-एम-आर नहीं आ रहा, इसके आगे भी इज़-एम-आर नहीं आ रहा। तो या तो ये है एक एडजेक्टिव या ये है एक जीरेंट, दो में से एक चीज़ है, ठीक है ना। अब आप बोलो सर एंड जो है ना, एंड इससे पहले नाउन आ रहा है और ये बाद में जीरेंट मान लेते हैं, तो ये भी नाउन हो गया। तो ये दोनों को ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ऑफ कोविड-19 एंड ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल। मान लो आप ऐसा बोलो सर दोनों के दोनों ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। पहला है कोविड-19 नाम का ऑब्जेक्ट नंबर 1 और एंड के बाद में वैक्सीनेटिंग नाम का जीरेंट जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन ध्यान देना सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है। कंट्रोल करना है फैलाव को कोविड-19 के, और किसको करना है? वैक्सीनेट को। फैलाव को करना है, फैलाव को कंट्रोल। फैलाव किसका? कोविड-19 का और वैक्सीनेट करने का। अरे वैक्सीनेशन का कौन सा फैलाव होता है जिसको कंट्रोल करना है? एक्चुअल में ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है ये वैक्सीनेटिंग, ये वैक्सीनेटिंग इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ती है, लेकिन आपको डिसाइड करना वो चीज़ें कौन सी हैं। ऐसा नहीं है इसके पहले कोविड-19 पड़ा है तो बाद में भी यहाँ पे कोई और वायरस ही होगा, ऐसा नहीं है। ये इन नाम की प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नंबर 1 है कंट्रोलिंग और इनिशिएटिव दूसरा किस में है? वैक्सीनेटिंग। समझ गए मेरी बात को? ये कंट्रोलिंग से पूरा फ्रेज जुड़ा हुआ है ऐसे। कंट्रोलिंग किसको करना है भाई? स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को। और वैक्सीनेट किसको करना है? पीपल को। ये पीपल है ऑब्जेक्ट, इस वैक्सीनेटिंग का ऑब्जेक्ट, इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट। ऐसे बना है एंड कंजंक्शन का काम दोनों को मिलाने का। अब देखो ध्यान से, अगर अभी तक आपने ध्यान से देखा हो ना, हमें इसकी वर्ब नहीं मिली है इनिशिएटिव की। ये सब्जेक्ट 1 था, ये वर्ब नंबर 1 है, एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट नंबर 1 का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दो आपकी कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। इन प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है कंट्रोलिंग, दूसरा है वैक्सीनेटिंग। कंट्रोल करना है स्प्रेड को, वैक्सीनेट करना है पीपल को, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोविड-19। एंड से ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आई है इसकी वर्ब, इसलिए बताता हूँ मैं सब्जेक्ट वो पकड़ना कितना जरूरी है। इनिशिएटिव की वर्ब यहाँ रखी हुई है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना होता है। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंजंक्शन का काम आएगा। इन दोनों सब्जेक्टों को तो इसे पहली कंजंक्शन ने मिला दिया, दूसरी कंजंक्शन क्या करेगी? दूसरी कंजंक्शन सब्जेक्ट नंबर 3 को मिलाएगी। इफ़ वाला क्लोज आप जानते हैं ना, तो इफ़ वाले क्लोज में सब्जेक्ट नंबर 3 है आपका ग्रोथ। इकोनॉमी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ग्रोथ की वर्ब है विल बाउंस, वर्ब नंबर 3। और बाउंस के बाद में कहाँ बाउंस करना है? बैक। एडवर्ब और प्लेस है बैक, है ना। बाउंस बैक अपने आप में फ्रेजल वर्ब भी है, और ये बनी है वर्ब प्लस में एडवर्ब से फ्रेजल वर्ब। आई थिंक समझ गए होंगे। सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 3, इसकी वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 और विल बाउंस वर्ब नंबर 3। ये पूरा का पूरा इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंट्रोलिंग, ऑब्जेक्ट नंबर 1, वैक्सीनेटिंग ऑब्जेक्ट नंबर 2। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्ट है स्प्रेड, वैक्सीनेटिंग का ऑब्जेक्ट है पीपल। वैक्सीनेट किसको करना है? लोगों को। कंट्रोल किसको करना है? स्प्रेड को। स्प्रेड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो है कोविड-19। सक्सीड्स इसकी वर्ब होगी, इकोनॉमी किसको मॉडिफाई कर रहा है? बाउंस यहाँ पे एडवर्ब है, इफेक्टिवली भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे वैक्सीनेट करना है? इफेक्टिवली वैक्सीनेट करना है। जीरेंट जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से मॉडिफाई होते हैं सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। यहाँ पे ये एडवर्ब से जो है मॉडिफाई हो रहा है। आई थिंक अब सब चीज़ें सेट बैठ गई होंगी। अब एक काम करें, आप आज के दोनों सेंटेंस लास्ट के खुद मॉडिफाई करें, खुद इनको ब्रेक करें। पहला सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप कोशिश करना है। देखो
नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो दुनिया नहीं रुकेगी। दुनिया तो चल रही है ना। आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो भी दुनिया नहीं रुकेगी, आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो भी दुनिया नहीं रुकेगी। लेकिन आपकी दुनिया बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके करियर पे। कोई चीज़ अगर आपको कोई सिखा रहा है, कोई अच्छी चीज़ है, तो उसको सीखने की कोशिश करो, उससे सीख करके कुछ फ़ायदा उठाओ। तो ये फ़ायदा उठाने का मौका है, ज़रूर से इसको ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, नहीं आएगा ना ज़्यादा, तो देख लेना ये इसका आंसर है, आंसर से मैच कर लेना। देखो, सीखने के बाद, कोशिश करने के बाद अगर कोई चीज़ ना आए तो उसको फिर से सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई उस चीज़ में होती है आपने कोशिश ही नहीं की, बस ये सोच के कर दिया कि मेरे से तो नहीं होगा। तो सीखो इसमें। देखो, मैंने हर चीज़ को यहाँ पे सब्जेक्ट वो बना के दिया हुआ है। एक सेंटेंस और उन एंथुजियास्ट लोगों के लिए जो दोनों सेंटेंस को तोड़ने की माइलेज रखते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर से कितने % आपने ब्रेक किया। ये दूसरे वाले का आपका आंसर है। यहाँ पे दैट कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों काम कर रहा है। मैंने दोनों कलर इसमें दिए हुए हैं। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। ज़रूर से एक लाइक दें वीडियो को। लाइक देने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।